सारी साइंस क्लासेस आपको मैंने आपको इन्फॉर्म कर किया था उसपे, टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने आपको बताया हूँ कि मंडे से देखा जाए तो रेगुलर क्लास चलेगी, लेकिन जो भी बच्चे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, है ना? उनको मैं बता दूँ कि उनकी क्लासेस रेगुलर चल रही थी, थोड़ा-सा मेरे को प्रॉब्लम आ गई, घर जाना पड़ा, तो इसके कारण से मैंने लेक्चर नहीं ले पाया। तो आज संडे है, मैं जस्ट अभी आया हूँ ट्रैवल करके और देखा जाए तो मैं सोचा कि नहीं, एक दिन भी देखा जाए तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज नया आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमने देखा जाए तो हम अपने सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, है ना? सिलेबस में हमने देखा था मिल्क हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ और आज हम देखेंगे मीट हाइजीन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ, है ना? कि आखिर हम जो मांस होता है, यानी कि जो हमें मीट प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होगा? पशुओं से प्राप्त होगा, एनिमल से प्राप्त होगा। अब एनिमल में विभिन्न प्रकार के लाइव स्टॉक देखा जाए तो आ सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी देखा जाए तो पोल्ट्री, है ना? तो ये सब चीज़ें। तो आखिर कि मीट के कारण से कोई बीमारी आखिर पब्लिक में यानी कि इंसानों में कैसे फैल सकती है? और उसी बीमारी जो फैल रही है, वैसे ही बीमारी को हम क्या कह देते हैं ज़ूनोटिक डिसीज़ की जो एनिमल से ह्यूमन में जा रही हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? ज़ूनोटिक डिसीज़ कह देते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से देखिए आखिर मांस से कैसे फैल सकती है? जैसे कि हमने दूध में तो बात किया था, मिल्क में बात किया था कि आखिर कोई बीमार पशु और उससे हम दुग्ध दोहित करके और हम क्या कर दें, जन जन में बाँट दें, है ना? यानी कि जनसंपर्क मतलब क्या होता है कि आखिर हमें संपर्क करना है ना? संपर्क करना किससे? पब्लिक से, है ना? उसी संपर्क के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो आखिर कोई बीमारी का यदि ध्यान ना रखा जाए, है ना? ध्यान ना रखा जाए तो फिर क्या होगा? देखा जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इंसान क्या होंगे? बीमार हो जाएँगे। तो उसी प्रकार से, है ना? बात करते हैं। तो आखिर मांस से कैसे बीमारी फैलेगी? क्या होगा? वो देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे मांस स्वच्छता, है ना? और जन स्वास्थ्य। आखिर हम मीट को कैसे साफ और स्वच्छ रूप से प्राप्त करें, उसका प्रसंस्करण कैसे करें और प्रसंस्करण करके कैसे हम पब्लिक तक भेजें, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं अपना बात करेंगे भोजन की विषाक्तता और बैक्टीरिया। आखिर आखिर हम भोजन के रूप में जिस मांस का उपयोग कर रहे हैं, आखिर वह कैसे विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी जनरेट कर सकती है बॉडी पे, किसके कारण कर सकती है? आखिर उस टॉक्सिसिटी के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, प्रोटोज़ोआ हो गया, कुछ भी होगा, है ना? वह कौन होगा? उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर अस्वच्छ मांस के सेवन से उत्पन्न होने वाले गंभीर बैक्टीरियल और स्वास्थ्य प्रभाव, है ना? गंभीर बैक्टीरियल खतरे यानी कि जो भी बीमारियाँ आएँगी, है ना? चलिए बात करते हैं कौन-कौन सी बीमारी होती है, कि आखिर हानिकारक बैक्टीरिया का प्रकोप कैसे होता है, कोई मांस है, वह कैसे दूषित होगा? तो दूषित मांस में हमेशा क्या करते हैं, जीव पनपते हैं, है ना? दूषित मांस में हमेशा क्या करते हैं, जीव पनपते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, इकोलाई और कैम्पाइलोबैक्टर, तो है ना? अस्वच्छ मांस में खतरनाक रोगाणु, है ना? खतरनाक, जैसे मान लीजिए हम क्या किए, कोई बकरी को स्लॉटर हाउस ले गए और हमने क्या किया, काटा। उससे जो हमें मीट प्राप्त हो रहा है, मांस प्राप्त हो रहा है, यदि उसका देखा जाए तो प्रसंस्करण अच्छे से ना किया जाए, जाँच ना किया जाए, विभिन्न प्रकार के टेस्ट ना किए जाएँ कि आखिर कोई बीमारी से यह बकरी जो है ग्रसित तो नहीं थी। यदि ये सब नहीं करते हैं और उसे खुले में रख दिए, तो कहीं न कहीं क्या होगा, मांस सड़ेगा। क्यों सड़ता है? क्योंकि बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, सूक्ष्म बैक्टीरिया आ जाते हैं और वह क्या करते हैं, सड़ाते हैं और उसी सड़े मांस को हम क्या किए, अच्छे से पैक करके बेच दिए और गलती से भी यदि ह्यूमन खा लिए तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो अस्वच्छ मांस में खतरनाक रोगाणु बेहद तेज़ी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना? जैसे बूचड़खाने को हम क्या कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं। थोड़ी-सी भी असावधानी इन्हें सीधे अपने भोजन का हिस्सा बना देती है। जैसे मान लीजिए हम यदि ध्यान नहीं दिए हाइजीन का, तो वह क्या करेगी, हमारे तक बीमारी आ जाएगी और जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुज़ारिश करता हूँ कि आप ही हो हमारे एक विश्वास, है ना? देखा जाए तो यदि आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा तो कहीं न कहीं ये लोग बोलेंगे कि नहीं यार जो भैया पढ़ाते हैं, वो वाक़ई मेहनत करते हैं। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करें और देखा जाए तो अपना पढ़ाई खूब करें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, है ना? जी, घर घर से क्यों आए हैं? आप कुछ करने आए हैं, है ना? तो मम्मी-पापा का ज़रूर ध्यान रखें कि वो मेहनत कर रहे हैं। फिर साल्मोनेला जो होता है ना, साल्मोनेला वह क्या करता है, गंभीर फूड पॉइज़निंग उत्पन्न करता है और तेज़ बुखार का क्या बनता है, कारण बनता है ना? इकोलाई जो होता है, यह आँत में रहता है। इकोलाई क्या करेगा, यह आँत में रहेगा और आँतों में क्या करेगा, संक्रमण, तेज़ दर्द और देखा जाए तो दस्त का कारण बनता है। यदि डायरिया हो रही है तो ज़्यादा मात्रा में यह इकोलाई क्या कर रहा है, आँत में जाकर के जमा हो जा रहा है और वो क्या कर रहा है कि संक्रमण कर रहा है, संक्रमित कर रहा है और कुछ केस में ऐसा होता है कि वह छेद कर देता है आँतों में, है ना? और छेद होने से क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या कारण है मेरे मित्रों, क्या कारण है? आखिर हम यदि स्वच्छ भोजन करें, तो क्या ये जाएँ, नहीं जाएँ? तो आप भी ध्यान रखिए, हम भी ध्यान रखते हैं और अपने देखा जाए तो पब्लिक को भी
जागरूक करते हैं, इसीलिए तो पढ़ते भी हैं, है ना? कंपाइलोबैक्टर क्या होता है? तो कंपाइलोबैक्टर देखा जाए तो डायरिया और डिहाइड्रेशन समस्या पैदा करता है। तो ये चीज़ क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक? चलिए बात करते हैं आगे कि वैश्विक बीमारी का खतरा क्या होता है? आखिर वैश्विक बीमारी कैसे होगी? आखिर क्यों होगी? और आखिर इस मीट हाइजीन का यदि अच्छे से ध्यान ना रखा जाए, स्वच्छता का अच्छे से ध्यान ना रखा जाए, तो आखिर प्रतिवर्ष में कितने व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, है ना? तो 150 मिलियन प्रतिवर्ष प्रभावित व्यक्ति, है ना? प्रभाव प्रभाव में आ जाते हैं, चपेट पे आ जाते हैं। इसलिए स्लॉटर हाउस में मौजूद जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें अच्छे से हाइजीन का मेंटेनेंस देखा जाए तो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएचओ है ना? ये ये देखा जाए तो आंकड़े प्रदर्शित करती है। क्या करती है? आंकड़े प्रदर्शित करेगी और वही आंकड़े प्रदर्शित क्या कर रही थी 150 मिलियन व्यक्ति क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, उसके आंकड़े के अनुसार असुरक्षित भोजन जो होता है, असुरक्षित जो फूड पॉइज़न के लिए जिम्मेदार होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकता है, वह अस्वच्छ मांस एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, देखा जाए तो जो जो पब्लिक है ना? अस्वच्छ मांस का जब वो करेगी लेगी अपने अंदर तो क्या होगा? बीमारी उत्पन्न होगी विभिन्न प्रकार की, है ना? और दक्षिण-पूर्व एशिया में यदि हर साल 15 करोड़ से अधिक लोग भोजन जनित बीमारियों के शिकार होते हैं, है ना? भोजन से क्या होंगे? बीमारियों के शिकार हो जाएँगे, यदि अस्वच्छ भोजन करेंगे तो बीमारी आएगी, है ना? जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1.75 लाख मौतें होती हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आंकड़े भी क्या करना है? याद करना है क्योंकि मान लीजिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं आता, तो आखिर हमें कहीं न कहीं तो ये आंकड़े देखने को मिलेंगे। बात करते हैं भाग 2 ज़ूनोटिक संक्रमण का प्रसार। आखिर कि ज़ूनोटिक बीमारी, है ना? ज़ूनोटिक संक्रमण संक्रमण क्या होता है? यानी कि जो जो क्या करे संक्रमण उत्पन्न करते हैं, ऐसे रोगजनक, है ना? अब वैसे रोगजनक कैसे आएँगे? जब हम मांस को क्या करेंगे, देखा जाए तो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बैक्टीरिया पनपेंगे, है ना? विभिन्न प्रकार के रोगजनक पनपेंगे, है ना? जो कि हम क्या करेंगे अपने भोजन पे ले लेते हैं गलती से और वह हमारे तक आ जाते हैं। तो आखिर ज़ूनोटिक संक्रमण हो रहा है, एनिमल से ह्यूमन में जा रहे हैं कोई रोग, है ना? तो उसका क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, ठीक है ना? और देखा जाए तो ये परजीवी के रूप में रहते हैं, फिर जैसे हमारे आँत में ई कोलाई आ जाता है, फिर डायरिया उत्पन्न करता है, आँत में छेद करवा देता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ज़ूनोटिक रोग और ट्रांसमिशन क्या होता है? तो आगे देखते हैं कि संक्रमित मांस का सीधा प्रभाव। तो संक्रमित मांस से आखिर कोई बीमारी कैसे जाती है डायरेक्ट, है ना? तो बीमार पशुओं का मांस काटने या खाने से है ना? खतरनाक जीवाणु सीधे इंसान शरीर में चले जाते हैं, ठीक? लेकिन जैसे मान लीजिए एंथ्रेक्स हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आखिर ये कैसे कैसे एनिमल से ह्यूमन में जा रहे हैं? मीट के द्वारा। तो गंभीर त्वचा और श्वसन रोग पैदा करते हैं, देखा जाए तो यह जाएँगे, मीट के द्वारा जाएँगे और यह क्या करेंगे, फिर इसके लक्षण क्या दिखाएँगे देंगे कि गंभीर त्वचा और श्वसन रोग पैदा करते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाएगी, देखा जाए तो त्वचा पे छाले टाइप से पड़ जाएँगे और ब्रुसेलोसिस में क्या होगा? ब्रुसेला एबॉर्टस, है ना? है ना? तो ये देखा जाए तो ये क्या करेगा ब्रुसेलोसिस, है ना? तो लगातार आने वाला जो बुखार होता है और जोड़ में दर्द, है ना? यह इसके लक्षण होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यह फेफड़ों और अंगों को नुकसान पहुँचाने वाली एक प्रकार की क्या होती है, बीमार होती है। परजीवियों का हमला कैसे होता है कि पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स क्या होता है ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा जीव जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, अपने प्रजनन चक्र को पूरा करने के लिए या फिर अपने आप को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए है ना? वह क्या करे भोजन के लिए, पोषण के लिए वह दूसरे पर क्या करे निर्भर रहे। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मांस को पूरी तरह न पकाने या अधपका छोड़ने पर, कभी भी आप मांस को खाइए तो आगे उसे बॉयल कर लें। अच्छा हार्ड लेवल पे करें बॉयल जिससे कि उसके अंदर जो भी रोगजनक होगा, कीटाणु होगा, वायरस होगा, फंगस होगा, जो भी होगा, वह क्या होगा, देखा जाए तो खत्म हो जाएगा और बीमारी फिर उत्पन्न नहीं होगी, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं। से सूक्ष्म अंडा व लार्वा का नशा नहीं होता, है ना? नाश नहीं होता, नशा नहीं सॉरी नाश नहीं होता। जैसे मान लीजिए जो टेप बॉम्ब होता है ना? साइटिस सिरोसिस जो होता है, न्यूरोसाइट सिरोसिस जो होता है ना? अब न्यूरोसाइट सिरोसिस तो आप समझिए न्यूरो न्यूरो यानी न्यूरॉन जो मस्तिष्क में होगा, है ना? तो मस्तिष्क से रिलेटेड करती है। टेप बॉम्ब जो होता है, फीताकृमि जिसे कहते हैं, आंतों में चिपक कर भोजन के पोषक तत्वों को सोखता है। यह क्या करेंगे, इंसान के आँतों में जाएँगे और आँत के जो अंदर की लेयर होती है, वहाँ क्या करेंगे, चिपक जाएँगे और चिपक कर के जैसे मान लीजिए हमने कोई भोजन खाया, तो पोषक तत्व तो हमारे शरीर में जाना चाहिए, है ना? जाना चाहिए ना हमारे शरीर पे, लगना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ना मिल कर के इनके बॉडी को मिलता है, यानी कि ये हमारा क्या करते हैं अपना अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है? न्यूरोसाइट्स सिरोसिस क्या होता है? तो यह मस्तिष्क तथा मस्तिष्क तक पहुँचकर ये मस्तिष्क में जाएगा और पहुँचेगा और यह मिर्गी मिर्गी बोलते हैं ना, ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और अचानक से गिरता है पट से, फिर थोड़ा-सा खड़ा होता है, फिर पट से गिरता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि नाक से खून आ जाएगा और मुख से खून आ जाएगा और व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ
हो जाती है ना? तो ये मिर्गी का क्या करता है कारण बनता है, दौरे का कारण बनता है, दौरे आना व्यक्ति को, ठीक? चलिए बात करते हैं आगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का संकट क्या होता है? जैसे मान लीजिए पशुपालन में जो दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, तो आखिर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स के रूप में तो दे रहे हैं कि कोई भी बीमारी से आखिर कैसे लड़ जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बीमारी आती है, कोई भी डिसीज़ आती है, तो देखा जाए तो क्या होता है, हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वह रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है ना? कि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है जिससे कि उससे क्या कर सके, लड़ सके। लेकिन हमारी जो आरबीसी होती है मेरे मित्रों, वह लड़ते-लड़ते क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। फिर हमारे अंदर क्या हो जाता है, अचानक से बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। है ना? तो इसलिए बोलते हैं अपनी इम्यूनिटी को क्या करें, सुधार करके रखें। ठीक, तो बात करते हैं आगे, आखिर ये क्या बता रहा है? तो आखिर कोई भी बीमारी या फिर दवाओं को हम कैसे दवाओं का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो पशुओं को तेज़ी से बढ़ाने, है ना? पशुओं का ग्रोथ जल्दी कराने, है ना? जैसे मांस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉयलर पाल रहे हैं और इसमें हम मांस का तेज़ी से बढ़ाने के लिए, वृद्धि कराने के लिए कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी जानवर हो, यदि उसको वृद्धि कराने के लिए या फिर मान लीजिए हमें भी कभी बुखार आती है, नॉर्मल बुखार आती है तो हम तुरंत टैबलेट खा लेते हैं, पैरासिटामॉल खा लेते हैं, है ना? तो इसलिए बोलते हैं ना कि आगे बीमारी यानी कि देखा जाए तो कोई भी बुखार आ रही 2-3 दिन रुक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रतिरोधक क्षमता है ना? जो एंटीबायोटिक्स है, वो तो देखा जाए तो प्रतिरोधक क्षमता है उसको तो कार्य करने दें आगे, तो क्या होगा मजबूत होगा। लेकिन क्या करते हैं हम तुरंत खा लेते हैं, तो बोलती है नहीं रे लाला, सुस्ती करते हैं, मौज करते हैं, तो साला अपने से कर ले रहा है। तो ऐसे में क्या होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कमज़ोर होती है और इसी कारण से देखा जाए तो फिर हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, तो बार-बार जल्दी-जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। तो मांस के माध्यम से इन दवाओं के अवशेष इंसानी शरीर में पहुँच जाते हैं और जिससे इंसानों के बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध बन जाता है ना? तो गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो मामूली बीमारियाँ भी भविष्य में लाइलाज हो सकती है, यानी कि मामूली बीमारी में हम क्या करते हैं जल्दी से अपना पैरासिटामॉल वाला वही केस मैंने बताया और क्या हो जाएगा फिर जब रेजिस्टेंस नहीं बचेगा, प्रतिरोधक नहीं बचेगा तो क्या होगा फिर बीमारी से ग्रसित होंगे तो जब फिर आप कितना भी दवाई खा लें, कुछ भी कर लें, फिर आप ठीक नहीं हो सकते, है ना? तो चलिए बात करते हैं आगे। आखिर हम आखिर हम मांस को जब पकाएँ तो क्या-क्या सावधानी रखें, है ना? बचाव नियमन क्या होता है? तो ये सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी मैं आपको क्या किया हूँ, जैसे मान लीजिए सफाई कैसे क्लीन करना है, मांस को काटने वाले बर्तन क्या होने चाहिए, डिसइन्फेक्टेंट से क्या करें, उन्हें डिसइन्फेक्ट करें, है ना? देखा जाए तो बैक्टीरिया, वायरस रहित रखें यानी कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस बिल्कुल ना हो, जो बीमारी उत्पन्न ना कर सके। चाकू को साफ कर लें, चॉपिंग बोर्ड को काम से पहले तुरंत बाद साबुन व गर्म पानी से अच्छे से धो लिया करें, ठीक है ना? सेपरेट अलगाव, कच्चे मांस को हमेशा फल, सब्जी और पके भोजन से दूर रखें, है ना? कच्चे मीट का चाकू सलाद काटने में कभी प्रयोग ना करें। है ना? कच्चे मीट का जो चाकू होता है, जैसे मान लीजिए कच्चा मीट आपने काटा, उसी चाकू को आप जाकर के सलाद-वलाद काटने में उपयोग ना करें, है ना? क्योंकि आप मान लीजिए जो मांस आपने काटा, उसको तो आप बॉयल कर लिया, अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप खा सकते हो। लेकिन वो जो ब्लड से युक्त जो हमारी चाकू बची हुई है, यदि मान लीजिए हम नॉर्मल तरीके से धुले और आ गए, तो उसमें बैक्टीरिया या फिर रोगजनक कोई न कोई रह सकता है और बीमारी उत्पन्न कर सकता है। पूर्ण पकवान, है ना? यानी को कितने डिग्री सेल्सियस में क्या करें, इसे मांस को बॉयल करें। तो मांस को हमेशा 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर अच्छे से पकाया जाए, है ना? पर्याप्त तापमान ही बैक्टीरिया को नष्ट करने की गारंटी रखता है ना? अब बात करते हैं कि आखिर आखिर कि कोई फार्म से कोई बकरी है, भैंस, भेड़ है जो हमें काटने के लिए ले जाना है, तो आखिर उसका क्या-क्या करें? तो सुरक्षा के चरण देख लेते हैं कि एंटीमॉर्टम जाँच यानी कि कारकस यानी कि काटने से पहले हम उसके पूरे शरीर का जाँच करते हैं, उसी जाँच को हम एंटीमॉर्टम जाँच कहते हैं। पोस्टमॉर्टम जाँच क्या होता है सर? तो पोस्टमॉर्टम जाँच जब हम कारकस कर चुके रहते हैं, काट चुके रहते हैं, जब वो मृत बॉडी रहती है, उसको हम क्या करते हैं पोस्टमार्टम जाँच। कोल्ड चेन क्या होता है सर? तो कोल्ड चेन होता है कि जो मीट होता है, जो कटा हुआ मीट होता है, मांस होता है, उसे हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड चेन का ध्यान रख कर के उसे हम आसानी से संरक्षित कर रहे हैं जिससे कि मांस क्या ना हो, खराब ना हो। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, याद करना है। पशु को काटने से पहले पशु चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जीवित पशु की जाँच व बीमार पशु को हटाना, यानी कि जीवित पशु की जाँच कर लो, यदि बीमार है तो उसे क्या कर दें, हटा दें। ठीक है? तो ये क्या कहलाता है, एंटीमॉर्टम जाँच कहलाता है। पोस्टमार्टम जाँच कटाई के बाद मांस के अतिरिक्त अंगों, लसिका ग्रंथियों और ऊतकों की गहन जाँच करते हैं। है ना? कोल्ड चेन इसमें मांस को तुरंत ठंडा कर
4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। है ना? तो ये चीज़ों को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, लिख लेना है अच्छे से और ये मेहनत आप ही के लिए किया गया है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और ऐसे ही अब डेली लेक्चर अपलोड होंगे और आपको क्या करना है क्या करना है, आपको मेहनत करना है, मेरे साथ लगे रहना है और याद करना है। ठीक है? बहुत मेहनत लगती है और मैं अभी जस्ट आया हूँ, है ना? मैं सोचा कि नहीं, मेहनत करते हैं, ठीक है? मेहनत करते हैं और देखा जाए तो हम, है ना? बोलते हैं कि माँ-बाप के पैसों पे तो ठीक है, वो लोग पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका भी ध्यान रखें और अपना खुद का एक वो होना चाहिए। तो आप मेहनत करिए ना, सिर्फ़ पढ़ाई करिए।